प्रणाम इंडिया, ये है ऑप इंडिया। मैं हूं अजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज नामचा। एक बहुत पुरानी कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीतिक तौर पर बुद्धू साबित होने जा रहे हैं? क्या वे फिर से बीजेपी के साथ आने वाले हैं? क्या उनकी एनडीए में वापसी होने वाली है? नीतीश कुमार की घर वापसी को लेकर अटकलें प्रशांत किशोर के एक बयान से शुरू हुई हैं। प्रशांत किशोर, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय बिहार में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक यात्रा पर हैं। उसी यात्रा के क्रम में वे पश्चिम चंपारण में थे बुधवार को, और उन्होंने कहा कि जिनको लगता है कि नीतीश कुमार राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का महागठबंधन बनाने के प्रयास में लगे हुए हैं और उनका बीजेपी से कोई संपर्क अब नहीं रहा, उनको यह पता होना चाहिए कि वे अभी भी भाजपा के संपर्क में हैं और कल को वो फिर से भाजपा के साथ वापस जा सकते हैं। पीके का एक तरह से कहना था कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उससे पहले फिर से जदयू जो है एनडीए के खेमे में ही नजर आ सकता है। जैसा कि जानते हैं हम सब की राजनीति में इस तरह की बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन पीके के इस बयान को गंभीरता से लेने की कुछ वजहें दिखती हैं। मसलन भले ही वो राजनीतिक तौर पे कितने असरदार हैं ये तो भविष्य में पता चलेगा, कितनी राजनीतिक पीठ पे छाप छोड़ पाते हैं। वैसे अभी जो वो बिहार में जिस यात्रा पर है उसको मतलब जनता की बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, और जो जिस तरह से वो चीजों को जमीन पे उतारना चाहते हैं, तो जानकारों का मानना है कि बिहार जैसे राज्यों में उस तरह की राजनीति बिहार जैसे राज्यों के लिए बनी हुई भी नहीं है। बावजूद इसके इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2014 से देखिए आप कि जितने भारत में की राजनीति में जितनी भी राजनीतिक यात्राएं हुई हैं, प्रशांत किशोर हर राजनीतिक यात्रा में एकदम सही समय पे सही व्यक्ति के साथ आपको खड़े मिल जाएंगे। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री बनना हो, या फिर बिहार में जब पहली बार नीतीश और लालू मिल के चुनाव लड़ रहे थे भाजपा से अलग होने के बाद नीतीश कुमार, उस समय, या पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, या दक्षिण में आप देख लें तो जगन मोहन रेड्डी, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी। मतलब एक उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने ठेका लिया था कांग्रेस को जितवाने का, उसको अगर आप छोड़ दें तो उनका प्रोफाइल इस लिहाज से आकर्षक लगता है। इससे यह भी पता चलता है कि उनकी राजनीति की हर दुकान में पैठ है और उन दुकानों को चलाने वाले लोगों तक उनकी पहुंच है, तो वो भीतर खाने क्या चल रहा है यह भी उनको आसानी से पता चलता होगा। इस आधार पे भी अगर हम प्रशांत किशोर के कहे को खारिज कर दें तो उन्होंने अपने बयान में एक नाम भी लिया है, और वो नाम है हरिवंश का। उनका कहना कि ये हरिवंश ही हैं जिनके जरिए भाजपा और नीतीश कुमार संपर्क में हैं और दोनों के बीच बातचीत चल रही है। हरिवंश अभी राज्यसभा के उपसभापति हैं, जदयू के ही सांसद हैं। ध्यान रखिएगा कि अगस्त में भले भाजपा, बिहार में भाजपा और जदयू के रास्ते अलग अलग हो गए। नीतीश कुमार जो है सो लालू यादव की आरजेडी के साथ मिलकर नई सरकार का भी उन्होंने गठन कर लिया, जिसमें कांग्रेस और वाम दल भी शामिल है। बावजूद इसके हरिवंश की बतौर राज्यसभा के उपसभापति भूमिका बदलने को लेकर कभी कोई बात नहीं हुई है। इसके अलावा हरिवंश का नाम इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब संबंध विच्छेद हुए थे भाजपा और जदयू के, और जब दोनों एक दूसरे को लेकर लगातार आक्रामक थे और जदयू की तरफ से ललन सिंह ने ये मोर्चा संभाल रखा था, तो उन्होंने एक मौके पर सार्वजनिक रूप से 4 नाम बताया था कि 4 लोग थे जिनकी भूमिका थी नीतीश कुमार लालू यादव को छोड़ के फिर से दोबारा भाजपा के साथ चले जाएं। तो उन्होंने 3 नाम उस समय बताए थे। उनमें से 3 नाम में एक आरसीपी सिंह का नाम था, जो आरसीपी सिंह अब जदयू से निकाले जा चुके हैं। उनके भाजपा में आने की चर्चा थी और आज तक उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं किया, यह भी ध्यान रखिएगा। उनका जो इस संबंध में भाजपा को में शामिल होने को लेकर उनसे जो सवाल लगातार किया जा रहा है, तो उनका अब आधिकारिक जवाब ये हो गया है कि देखेंगे क्या करना है, कैसे, अभी अपने लोगों के संपर्क में हूं कि क्या करना है भविष्य में, इसकी योजनाएं बना रहा हूं। दूसरा नाम लिया था ललन सिंह ने संजय झा का। संजय झा जो है आज भी नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री बने हुए हैं,
ये भाजपा और जदयू के रास्ते भले अलग हो गए, संजय झा की भूमिका या उनका कद इससे प्रभावित नहीं हुआ है। तीसरे हरिवंश हैं, जिनकी फिर से प्रशांत किशोर ने चर्चा की है। उनकी भी इस जो है दोनों दलों के संबंध विच्छेद होने के बाद कोई भूमिका नहीं बदली। अमूमन हम देखते हैं कि जब आप सार्वजनिक तौर पे नाम लेते हैं और बताते हैं कि वो फैसला गलत था और इनके कारण हुआ था, तो उसको फिर हम उन दलों में देखते हैं कि वो लोग किनारे कर दिए जाते हैं। आरसीपी सिंह चूंकि इस बार वही बलि का बकरा जदयू ने उन्हीं को बनाया था, उन्हीं के गर्दन के सहारे भाजपा से संबंध विच्छेद का आधार तैयार किया था, तो उनको छोड़ दे तो बाकी किसी पे कोई जदयू ने न कोई कार्रवाई की, न ऐसा कुछ करने का संकेत दिया या ऐसा कोई प्रयास हुआ कि जिससे लगे कि उनका कद घटाने का प्रयास हो रहा है। यह भी एक वजह लगती है जिससे लगता है कि जो पीके कह रहे हैं उसमें दम है। और आप देखिए कि जब दोनों दल भाजपा और जदयू अलग अलग हुए थे तो बिहार में जो एक दूसरे के प्रति आक्रामकता थी, जैसे भाजपा विश्वासघात दिवस मना रही थी या रोज जो है टारगेट कर रही थी, वो भी अब धीरे धीरे धीमा हो गया है। बीच में एक अमित शाह की रैली भी हुई जिसमें उन्होंने 35+ का टारगेट दिया था। उसके अलावा आप देखें तो अब लगता है कि भाजपा भी जो है सुस्त सी पड़ गई है। वो जिस आक्रामकता की अपेक्षा लोग कर रहे थे कि अब दोनों दलों का जो संबंध टूट गया है नीतीश के जाने के बाद, वो भाजपा या जिन मुद्दों पे भाजपा से मुखर होने की बिहार में अपेक्षा की जा रही थी वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। इसी तरह से जदयू के तरफ से भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। बाद में जो है सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में नीतीश कुमार ने कई बार दिल्ली दौड़ लगाई और उन्होंने जो विपक्षी महागठबंधन जो राष्ट्रीय स्तर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुनौती दे, उसके लिए जो प्रयास करने की बात, वो भी फलीभूत होता उनको नहीं नजर आया। ये पहले ये कहा गया कि जदयू और राजद का विलय हो सकता है, उसकी अब कोई चर्चा नहीं हो रही है। यह कहा गया कि पुराने जो समाजवादी या जनता दल के नेता थे उनकी पहली पीढ़ी में जो की महत्वाकांक्षाएं टकराई तो अलग अलग दल बन गए। अब जो नई पीढ़ी है उनकी, वो अपने अपने राज्यों में ही जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रही है, इसलिए एक दल बन जाएगा और नीतीश कुमार उसके राष्ट्रीय स्तर पर अगुवाई करेंगे, बाकी सब जो है अपने अपने राज्यों में संभालेंगे। वो भी संभावना अब न के बराबर दिखती है। केसीआर से उनको उम्मीदें थी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री से, वो पटना तक आए लेकिन नीतीश कुमार के मन की बात नहीं कही। दक्षिण में कुमारस्वामी से भी नीतीश को उस तरह की प्रतिक्रिया नहीं मिली, हरियाणा में इन लोगों से भी नहीं मिली। मतलब नीतीश कुमार ने जो सोचा होगा विपक्षी महागठबंधन को लेकर और उसका नेता बतौर, हालांकि उन्होंने यह कभी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा, लेकिन माना जा रहा था कि वो उस चेहरा हो सकते हैं, उसकी उनको कहीं से उस तरह से न मदद मिली और न उसकी संभावना दिखी। तो अब वहां भी उस मोर्चे पे भी नीतीश कुमार भी शिथिल पड़ते दिख रहे हैं। इस बीच क्या हुआ है कि कुछ मंत्री जिन पे सवाल उठे थे जो राजद कोटे से, उनका इस्तीफा हुआ और यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो वादा किया था लालू प्रसाद यादव से कि वो राष्ट्रीय राजनीति में शिफ्ट होने के बाद तेजस्वी यादव को यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री की बागडोर दे देंगे। तो अब कहा जा रहा है कि लालू परिवार का दबाव है कि आप ये जल्दी से जल्दी करिए। अभी जगदानंद सिंह के मामले में उनके बेटे को इस्तीफा देना पड़ा और जगदानंद सिंह से को लेकर जो राजद में अभी उपेक्षा का माहौल चल रहा है, जबकि जगदानंद सिंह वो व्यक्ति हैं कि लगातार जो है तेज प्रताप यादव जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, वो उनके खिलाफ आक्रामक थे, तब भी पार्टी और परिवार जो है जगदानंद सिंह के साथ खड़ा था। अब इस बार जगदानंद सिंह को उस तरह की प्रतिक्रिया जो है लालू परिवार से नहीं मिल रही है, उनको एक तरह से उपेक्षित कर दिया गया। इसकी भी वजह यह बताई जा रही है कि नीतीश जल्द से जल्द सत्ता तेजस्वी को सौंप दे और वो कल को कोई बहाना ना बनाए, इसलिए वह जो है राजद ने ये जगदानंद सिंह वाले मामले पर भी चुप्पी बरकरार रखी है। इन सब के बीच में जो स्थिति दिख रही है उस सब से लगता है कि संभव है कि चूंकि नीतीश कुमार के जो मन की बात थी या जो चीजें थी वो पूरी होती नहीं दिख रही है, तो वो भाजपा के साथ जा सकते हैं, उनके लिए ये आसान सा लगता है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन में इतने बार पाला बदल लिया हो तो उसके लिए एक बार और बदल लेना कोई मतलब आश्चर्यजनक बात है भी नहीं। वैसे भी आप नीतीश कुमार का जो कैरियर देखें तो वो पार्टी में भी कभी जो उनके बहुत विश्वस्त होते हैं, कुछ समय बाद उनको ही लात मार के बाहर
भगा देते हैं, मतलब बलि का बकरा उनको ही बना देते हैं, या जिनके सहारे वो राजनीति में चले वो उन पे उन हर व्यक्ति के साथ विश्वासघात के भी आरोप लगते रहे हैं। तो नीतीश कुमार के लिए भाजपा के साथ आ जाना बहुत सहज है। अब है कि क्या इतना ही बीजेपी के लिए भी है? तो उसमें एक आप ये देखिए कि नीतीश कुमार जब 2014 से पहले जब बीजेपी को उन्होंने छोड़ दिया था, उस समय वो खुल के उन्होंने कहा था कि वो नरेंद्र मोदी के कारण छोड़ के जा रहे हैं। और उसके बाद नीतीश के छोड़ने के बाद नरेंद्र मोदी का कद दिनों दिन बढ़ता गया। आज भाजपा में उनके एकाधिकार को चुनौती देने वाला भी कोई नहीं है। बावजूद इसके जब भाजपा को बिहार में लगा कि उसको राजनीतिक फायदा नीतीश कुमार के साथ आने से है, तो भाजपा ने हाथ मिला लिया, वो गिले शिकवे दूर हो गए। फिर प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार भी एक साथ दिखने लगे मंच पे। तो भाजपा ने जो अमित शाह ने जो 35+ का टारगेट रखा है, वो भाजपा के लिए बिना नीतीश कुमार कठिन है। ये जो जमीनी हकीकत है, ये जो समीकरण बनते हैं, अगर नीतीश कुमार भले आज नीतीश कुमार की लोकप्रियता वो नहीं है, वो साख नहीं है जो 2020 के विधानसभा चुनाव में भी दिखी है, बावजूद इसके अगर नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ जाते हैं तो भाजपा के लिए वो 35+ के लक्ष्य को पाना या उसे पार कर जाना बेहद आसान हो जाएगा। वो बिना नीतीश कुमार के जो छोटे छोटे दलों के साथ, जैसे आप जानते हैं कि लोजपा में भी 2 गुट है, बीजेपी के लिए थोड़ा सा कठिन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि असंभव है, क्योंकि राजनीति में कुछ असंभव नहीं होता है, लेकिन अगर नीतीश आ जाते हैं तो भाजपा के लिए ये आसान हो जाता है। और 2024 के लोकसभा चुनाव के को ध्यान में रखते हुए कि एक मजबूत सरकार केंद्र में बने, और यह भी एनडीए से बहुत सारे जो सहयोगी दल हैं एनडीए के लगातार कम हो रहे हैं, और 2024 के चुनावों से पहले बीजेपी की वो मतलब जो उसके सामने कोई चुनौती है ही नहीं, यह स्पष्ट करने के लिए बीजेपी भी सहजता से उनको स्वीकार कर सकती है। अब महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या बिहार की जनता को यह सुपाच्य होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि भले बिहार की दुर्गति हो इन राजनीतिक प्रयोगों में, भले बिहार के हिस्से में कुछ नहीं आता है, लेकिन वो बदहाली मतलब दिनों दिन और बदहाल होता जा रहा है, बावजूद इसके ये तमाम राजनीतिक जो प्रयोग हैं वो बिहार और बिहारियों के ही नाम पे होता रहा है। तो क्या एक बार फिर से ऐसा प्रयोग संभव है कि अगर कर लें और जो है सो लोग वो जमीन पे स्वीकार कर लें? तो इसकी भी परीक्षा जो है सो लोकसभा चुनाव में जो है नहीं होगी, ये होगी 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में अगर समय से हुए, उस समय जो है सो यह ज्यादा भाजपा के लिए मायने रखेगा। 2024 में जो है या क्योंकि नरेंद्र मोदी के चेहरे के सामने बाकी चेहरे गौण हो जाते हैं, तो संभव है कि लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी सवाल न रहे। लेकिन 2025 में अगर विधानसभा चुनाव इसी स्थिति में हुए तो फिर ये जो बिहार के मतदाता हैं उनके लिए यह बहुत जरूरी सवाल हो जाएगा, और तब हो सकता है कि भाजपा को इसका नुकसान भी उठाना पड़े। यह भी संभव है कि अब जो दोनों दल वापस आएंगे तो हो सकता है नीतीश कुमार की भूमिका बदल ली जाए। इस बीच में लगातार सुशील मोदी नीतीश कुमार को, जो उनके पुराने सहयोगी रहे हैं और जिन पे ये आरोप लगते रहे हैं कि बतौर उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भाजपा को बिहार की भाजपा को नीतीश कुमार के हाथों गिरवी रख दिया था। वो लगातार नीतीश कुमार को यह भी डर दिखाते रहते हैं कि जदयू को राजद जो है तोड़ के अपनी सरकार बना लेगी और नीतीश कुमार को ही बेदखल कर देगी। तो ये नीतीश भले इधर आए या उधर जाए, तेजस्वी के साथ रहे या लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के साथ आ जाए, इस सबसे बिहार को कोई फायदा तो निकट भविष्य में दिखता नहीं है। लेकिन इससे यह तो स्पष्ट है कि बिहार में की राजनीतिक पूरी तस्वीर जो आज दिख रही है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भी यही स्थिति रहेगी। यह जो है मतलब अभी आप देखने से पता अब लगता है कि संभवतः ये बदल जाए। और आप देखिए अगस्त में ही नीतीश कुमार ने छोड़ा है और हम जो है सो ये अक्टूबर में खड़े हैं और ये चर्चा हो गई है कि नीतीश कुमार फिर से पाला बदलते हैं आने वाले महीनों में जो है सो। और नीतीश जो है सो अचानक से ही चीजों को पाला बदलते हैं। अभी जदयू भले खंडन कर रही हो, लेकिन आपको ध्यान होगा कि अगस्त में भी पाला बदलने से पहले जदयू लगातार ऐसी खबरों का खंडन करती रही है। तो पीके के बयान का भी खंडन करना और राजनीति में इस तरह के खंडन बहुत मतलब भी नहीं रखते हैं। तो इसका तो यह दिखता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के राजनीतिक समीकरणों में भी और बदलाव संभव है। बिहार के लिए एक अच्छी खबर यह है
कि बरौनी का जो खाद कारखाना था वो फिर से चालू हो गया। वो बंद पड़ा था, तो मोदी सरकार ने उसके पुनरुद्धार की एक योजना बनाई थी। वो योजना पूरा होने के बाद अब वहाँ उत्पादन शुरू हो गया है। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।